हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, वो सारी चीज़ें आप लोगों को हर पॉइंट समझ में आया होगा। अब उसी के आगे हम जो है बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ। जो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी में बता रहा था, उसमें पिछले टर्न पे हमने आपको बताया था कि एक उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर सेम टाइप के चार्जेस लेते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट टाइप के अगर चार्ज लेते हैं तो एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उसी प्रॉपर्टी के बेस्ड पे कूलम्ब साहब ने क्या किया कि एक नियम दिया उन्होंने, और उस नियम में उन्होंने ये बताया कि अगर हम कोई भी दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज लेते हैं, जो इन्होंने नियम दिया उसे कुछ शर्तें थी। पहला शर्त ये था कि जो भी हम चार्ज लेंगे वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये उन्होंने बताया कि जो दोनों चार्ज होंगे या दो से ज़्यादा जितने भी चार्जेस होंगे, सभी के सभी चार्जेस क्या होंगे, स्टेशनरी स्टेट में होंगे, रेस्ट में होंगे, स्थिर अवस्था में होंगे, वो मोशन नहीं कर रहे होंगे। तो इस तरह के चार्जेस के बारे में इन कूलम्ब साहब ने नियम दिया। और क्या बताया उन्होंने ये बताया कि अगर हम कोई भी दो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं या कोई भी दो नेगेटिव चार्ज लेते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इट मीन्स सेम टाइप्स के चार्ज लें या फिर अपोजिट टाइप से चार्ज लें, किसी भी तरह के अगर हम चार्जेस लेते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज जो कि स्टेशनरी स्टेट्स में, एक है Q1 और दूसरा क्या है Q2, दो चार्जेस को हमने ली। दोनों चार्जेस को क्या किया गया कि एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया गया, दोनों के बीच की दूरी को हमने मान लिया कितना है, r है। अब कूलम्ब साहब ने ये बताया कि ये दोनों चार्ज हैं Q1 और Q2 एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। ये फोर्स किस तरह का होगा, रिपल्सन का फोर्स होगा। किस तरह का फोर्स होगा, रिपल्सन का फोर्स होगा। तो ये जो रिपल्सन का फोर्स ये जो लगा रहे हैं एक दूसरे पे, यह रिपल्सन का फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज। दिस F is also directly proportional to magnitude of second charge, and this F is inversely proportional to square of distance between the two charges। जो दोनों चार्ज Q1 और Q2 लिया गया है, दोनों चार्ज के दोनों आवेशों के जो मैग्नीट्यूड है उनके अनुक्रमानुपाती होता है, और जो दोनों के बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये उन्होंने बताया। अच्छा, और जब इन तीनों इक्वेशन को एक साथ कंबाइन करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी का साइन हटाइए। प्रोबेबिलिटी का साइन जब भी हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट का नाम हमने क्या दे दिया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या कहलाता है, हमारा कूलम्ब्स लॉ कहलाता है। वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, तो K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0, और जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है इसकी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू। ये समझ में आ रही है, K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ पे एक टर्म देख रहे होंगे आप, इट मीन सब F को अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, एक टर्म यहाँ पे आप देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी, क्या होता है ये, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। फ्री स्पेस का मतलब ये है कि जो दोनों चार्ज जो आप देख रहे हैं, इन दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम है वो क्या हमारा फ्री स्पेस है, इट मीन्स ये खाली है, या फिर ये कह सकते हैं कि एयर है। ठीक है, तो इसकी परमिटिविटी है। अभी परमिटिविटी क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं हम। परमिटिविटी को समझते हैं तो सपोज दैट ये हम मान लेते हैं कि दो चार्ज लिया गया है, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, कोई मीडियम रख दिया। ठीक है, ये हमने कोई मीडियम रख दिया है, और यह मान लेते हैं कि जो Q1 चार्ज है 100 लाइनें इमिट कर रहा है। कितनी लाइनें भाई, 100 लाइनें ये इमिट कर रहा है, निकाल रहा है अपने अंदर से। और
Q2 के पास ये 100 लाइनें पहुंचनी चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि Q1 और Q2 के बीच में जो है एक हमने मीडियम रख दिया है। क्या रख दिया हमने? मीडियम रख दिया है। अब इस मीडियम की वजह से क्या होता है कि ये इमिट तो किया 100, लेकिन Q2 कितना रिसीव करता है? 40। इसको 40 से प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? Q1 ने 100 लाइन्स को इमिट किया, लेकिन Q2 ने 40 को ही रिसीव किया। इसका मतलब 60 कहाँ गया भैया? तो 60 इस मीडियम ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। जब 60 इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो इसका मतलब ये हम ये कहेंगे कि इस मीडियम की जो परमिटिविटी है, विद्युतशीलता है, वो कितनी है? 60 है। बात समझ में आ रही है? इसकी परमिटिविटी 40 नहीं होगी। ऐसा मत समझिए कि जितना ये परमिट करेगा 40 परमिट किया, नहीं, जितना ये एब्जॉर्ब कर लेगा, जितना ये अवशोषित कर लेगा। कितना अवशोषित किया? 60। तो 60 क्या हो गया? परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी हो गई? 60 हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। अब इसमें हमने दूसरा मीडियम ला के डाल दिया दोनों के बीच में। दोनों के बीच में क्या किया? कोई दूसरा मीडियम डाल दिया हमने। अभी भी कितना इमिट कर रहा है भाई? 100 ही इमिट कर रहा है। लेकिन ये जो Q2 है, ये कितना पा रहा है? तो हमने देखा कि 10 ही लाइनें पा रहा है। तो 90 लाइनें कहाँ गई? तो 90 लाइनें इस मीडियम के द्वारा क्या कर ली गई? एब्जॉर्ब कर ली गई और शोषित कर ली गई। इट मीन्स अब अगर हम ये कहें कि ये जो मीडियम है, इसकी परमिटिविटी कितनी होगी, विद्युतशीलता कितनी होगी, हम क्या कहेंगे? 90 होगी। समझ रहे हैं आप? 90 होगी, ना कि 10 इसकी परमिटिविटी नहीं होगी। कितनी होगी? 90 होगी। उम्मीद करते हैं परमिटिविटी क्या होता है इसको आप समझ गए होंगे। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट, ये जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। मान लें कि एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसकी परमिटिविटी है? मीडियम की। एनी मीडियम, कोई हमने मीडियम ले रखा है, उस मीडियम की परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो रिलेशन क्या होगा? रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन बताया जाता है वो ये होता है कि इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, या फिर ये कह सकते हैं एप्सिलॉन के एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। वेयर के इज, के क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब क्या हुआ कि दो परमिटिविटी का रेशियो, और वो दो परमिटिविटी कौन है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। दोनों का हम कंपेयर, रेशियो लेने का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना। तो दोनों का हम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों को रिलेट कर रहे हैं, इसलिए जो कांस्टेंट आया है इसको हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर हम मीडियम के लिए फोर्स लिखना चाहें, सपोज दैट ये जो दोनों हमने चार्ज लिए हुए हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में फ्री स्पेस ना हो, कोई मीडियम हमने डाल दिया, और उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है? के है, और परमिटिविटी कितनी है? एप्सिलॉन है। ठीक है, परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन और कांस्टेंट के। तो एफ इक्वल टू हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये के क्या है? हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये जो के आया हुआ है जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, ये क्या है? हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है। तो अब ये जो है मीडियम के लिए फार्मूला बन के आ गया हमारा। बस और यही इस एप्सिलॉन के को अगर हम रिप्लेस कर दें एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है, तो ये किसके लिए हो जाएगा फार्मूला? फॉर फ्री स्पेस। अगर दो पॉइंट चार्ज जो कि स्टेशनरी स्टेट में है, किसी भी मीडियम में अगर आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो
उनके द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया जो फोर्स होगा वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए, चूँकि जानते हैं हम कि फोर्स क्या होता है भाई, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो जो कूलम्ब्स लॉ है उसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने जो प्लस चार्ज Q1 है, पॉइंट चार्ज है ये, और प्लस चार्ज ये Q2 है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि जब इन दोनों को किसी भी एक फाइनाइट डिस्टेंस पर ला के रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। इसका मतलब Q1 क्या करेगा, Q2 पे फोर्स लगाएगा, और ये Q1 क्या करेगा, दोनों सेम चार्ज हैं इसलिए ये रिपेल करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F12 फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, ठीक है। और ये Q2 भी क्या करेगा, Q1 में फोर्स लगाएगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा हमारा, ये चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे 2 1 F21। इट मीन्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्लियर है। दोनों के बीच की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो उस डिस्टेंस को, चूँकि हम वेक्टर फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं इसलिए अब हम क्या कहेंगे कि उन दोनों डिस्टेंस को पोजीशन वेक्टर के रूप में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, रेफरेंस पॉइंट लेना होगा। इट मीन्स अगर हम Q1 से Q2 की दूरी को हम मेजर करें तो इसको हम लिख सकते हैं R12, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, और इसको हम दिखाएंगे ऐसे, ठीक है। और फिर Q2 से Q1 की दूरी अगर देखें हम, पोजीशन वेक्टर देखें इसका, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 2 1। बस एक्चुअली सही तरीका ये होता है कि हम कोऑर्डिनेट बनाएं और ओरिजिन हम क्या करें, दोनों को लें, लेकिन ये चीज़ भी सही है, ऐसे भी हम क्या करते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके इसको हम समझ सकते हैं। तो हमने कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़ा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। अगर हम F12 की बात करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा, ये R12 क्या है, यूनिट वेक्टर, और हमने बताया था आपको कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, तो वेक्टर, जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेते हैं वो वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू अब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 होल क्यूब इंटू R12। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली इसी प्रकार हम लिख सकते हैं F21। जब F21 की वैल्यू लिखेंगे तो F21 दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब R21 वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को देखिए और ज़रा इस डायग्राम में देखिए, R12 और R21 दोनों क्या हैं, बराबर दूरी है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस क्या है बराबर, मतलब R12 और R21 मैग्नीट्यूड में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, बट डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। देखिए डायरेक्शन में क्या है, दोनों अपोजिट हैं। इनमें से अगर हम देखें तो R12 और R21 मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, इसलिए ये जो फोर्सेस होंगी, ये और ये फोर्सेस दोनों आपस में क्या होंगी, मैग्नीट्यूड में तो बराबर होंगी लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगी। इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं F12 दिस इज इक्वल टू माइनस F21। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को क्या करता है, वो भी करता है, उसको फॉलो करता है। ये बात क्लियर है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक चार्ज है Q, ठीक है, ये चार्ज Q है और इसके आसपास ढेर सारे चार्जेस हैं Q1 जिससे इनके बीच की दूरी है R1, एक चार्ज है Q2 डिस्टेंस R2 पे है, एक चार्ज है Q3 जो डिस्टेंस R3 पे है, और एक चार्ज है Qn, मतलब n चार्जेस हैं
एक चार्ज क्यू है, इस चार्ज क्यू के चारों तरफ जो है एन चार्जेस हैं, एन चार्जेस से ये क्या हुआ, घिरा हुआ है। इट मीन्स एन चार्जेस क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल नेट फोर्स कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। सपोज दैट हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या है, Q1 Q2 Q3 Qn, एन नंबर ऑफ चार्ज हैं, टोटल चार्जों की संख्या कितनी है, एन है, ठीक है। सब अलग अलग डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, किससे, चार्ज Q से। तो हमें ये बताना है कि यह चार्ज Q कितना फोर्स फील करेगा, इट मीन्स इस पर नेट फोर्स कितना होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि एफ नेट, जो नेट फोर्स होगा यह होगा जितने भी चार्जेस हैं, इन सभी चार्जेस के द्वारा इंडिविजुअल जो इस पर फोर्स लगाया जा रहा है उन सभी इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर। इट मीन्स एफ नेट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस एंड सो ऑन Fn। इट मीन्स देखिए ये चार्ज Q1 है, इस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ये F1 हुआ, Q2 है, ये भी फोर्स लगाएगा, F2, Q3 ये भी फोर्स लगाएगा, F3, Qn भी फोर्स लगाएगा, Fn। देख रहे, तो n नंबर ऑफ चार्जेस से घिरा हुआ है, तो कितने फोर्सेस लगेंगे, n फोर्स लगेंगे। तो इसमें नेट फोर्स कितना हो, जितने भी फोर्सेस हैं इन सभी फोर्सेस से हम क्या करेंगे, वेक्टर सम ले लेंगे, और यही वेक्टर सम हमारा क्या दे देगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इट मीन्स इसको एक और तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए अगर F1 की बात करें, सपोज दैट ये F1 है, तो F1 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F1 इज इक्वल टू Q1Q अपॉन आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर। ऐसे ही F2 की अगर हम वैल्यू निकालें तो K Q1Q अपॉन R2 स्क्वायर, ऐसे ही एन टर्म्स तक चला जाएगा। मीन्स एफ नेट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखिए Q कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं, K कॉमन है, Q कॉमन कर लेते हैं, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन Qn अपॉन Rn स्क्वायर इंटू Q। समेशन फॉर्म में हम इसको लिखें अगर, तो समेशन फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं कि समेशन I इज इक्वल टू 1 to n Q I अपॉन RI स्क्वायर इंटू Q। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ नेट। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास सिस्टम एक सिस्टम है, उसमें ढेर सारे चार्जेस हैं, नंबर ऑफ चार्जेस हैं, और उसके द्वारा किसी एक पॉइंट पे हमें नेट फोर्स निकालना है, तो इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, नेट फोर्स निकाल सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक चार्ज Q है, प्लस चार्ज Q है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कोई एक टेस्ट चार्ज Q0 इसके पास लेके आते हैं, क्या बोला हमने, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है भाई, टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसका जो मेन चार्ज है हमारा, ठीक है, जो भी हमने चार्ज ले रखा पहले से, जिसके के फील्ड के बारे में बात करनी है, उसके कंपेरिजन में Q0 का इफेक्ट क्या बहुत ही कम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। टेस्ट चार्ज एक ध्यान रखिएगा, टेस्ट चार्ज हमेशा हम क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, अपने कन्वीनियंस के लेते हैं, और कोई कारण है नहीं इसका। तो टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड में बहुत ही छोटा होता है, ये Q पे जो चार्ज हम ले रखे हैं, जिसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज Q रखा, हमने एक चार्ज Q लिया पहले, और इस चार्ज Q के पास हम क्या करते हैं कि एक टेस्ट चार्ज, छोटा सा चार्ज हम क्या करते हैं, लेकर आते हैं। पहले हमने यहाँ पे रखा, हम ये पाते हैं कि इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, फिर इस चार्ज हम क्या करते हैं, यहाँ पे उठा के लाते हैं, रखते हैं। हम क्या पाते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो Q0 जो चार्ज है, ये एक फोर्स फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है कि इसके ऊपर क्या किया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है। तो कोई भी एक चार्ज है, उस चार्ज के चारों तरफ, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, उसके सराउंडिंग में वह रीजन
जिसमें कोई भी चार्ज अनदर चार्ज क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। समझिएगा, कोई एक चार्ज है हमारे पास, वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी चार्ज है, इस चार्ज के चारों तरफ का वह रीजन जिसके अंदर कोई भी अनदर चार्ज, कोई भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वह रीजन ही क्या कहलाता है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे, वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। चलो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस फील्ड की कुछ स्ट्रेंथ भी होगी। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि वह कितना फोर्स लगा रहा है किसी भी पॉइंट चार्ज पे या किसी भी टेस्ट चार्ज पे, कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, वही हमारे क्या कहलाएगा, उसका इन स्ट्रेंथ कहलाएगा या फिर इंटेंसिटी कहलाएगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई, इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई पर यूनिट चार्ज। किसी भी टेस्ट चार्ज के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है, वही उस फील्ड का क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ कहलाता है। ठीक है, इट मीन्स अगर हमारे पास कोई चार्ज एक क्यू है और इसके चारों तरफ क्या एक फील्ड जनरेट हुआ है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई टेस्ट चार्ज क्यू रखा और यह टेस्ट चार्ज एफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है यह यूनिट चार्ज, वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, अब ये मान लीजिए कि दोनों ही चार्जेस हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, आर है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज क्यू नॉट, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा के क्यू इंटू क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर, क्लियर है, अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाई दैट ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देख रहे हैं, इट मीन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में केवल क्यू की वैल्यू आ रही है। इट मीन्स जिस चार्ज के फील्ड की हम बात कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, वही चार्ज सिर्फ आ रहा है इस फार्मूले में, क्यू नॉट नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्यू नॉट की वैल्यू इतनी छोटी है कि ये अपना फील्ड नहीं जनरेट कर पाएगा, क्योंकि अगर ये अपना फील्ड भी जनरेट कर देगा तो ये भी क्या करेगा, इस पर इफेक्ट डालेगा, फिर इसके स्ट्रेंथ को हम कैसे जान पाएंगे। इट मीन्स इसको इतना हम छोटा लेते हैं कि यह अपना इफेक्ट इस पर नहीं डाल पाता है। इट मीन्स इस क्यू नॉट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इट मीन्स इस फार्मूले के एक तरीके से और लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो। मतलब क्यू नॉट टेंस टू जीरो मतलब क्या है, टेंस टू जीरो का मतलब ये है कि इतना छोटा है कि उसको हम जीरो भी नहीं कह सकते, लेकिन उसकी कोई वैल्यू भी नहीं दे सकते हम। मतलब बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि वो जीरो के करीब है लेकिन जीरो नहीं है। इस चीज़ को समझिए, जीरो के करीब है लेकिन जीरो नहीं है। टेंस टू जीरो का मतलब यही होता है। इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं एफ अपॉन क्यू नॉट। दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब चूँकि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे मिल रहा है, फोर्स के कारण मिल रहा है। ठीक है, जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है कोई चार्ज, किसी टेस्ट चार्ज, वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारा क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। और जब ये वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। तो डायरेक्शन कैसे हम निकालते हैं, इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसके चारों तरफ एक फील्ड है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लाया और हमने पहले ही बताया स्टार्टिंग में कि टेस्ट चार्ज हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और बहुत ही स्मॉल लेते हैं। तो हमने एक टेस्ट चार्ज लिया क्यू नॉट, ठीक है, पॉजिटिव है। इट मीन्स यह क्यू इस पर फोर्स लगाएगा ऐसे, और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। यही क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन हो जाएगी। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये चार्ज क्यू है, इस क्यू के कारण जो
इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। और यही अगर हम नेगेटिव चार्ज ले लें, नेगेटिव चार्ज ले लें, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज ही लाएंगे। और टेस्ट चार्ज हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अब ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, अपने तरफ खींचेगा, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, अंदर की तरफ हो गया। इट मीन्स अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन कैसा होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में हमेशा रखिएगा कि जब भी हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो उसके अंदर की तरफ ये डायरेक्शन होता है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी लाइनें हम ड्रा करते हैं वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। जैसे अभी हमने देखा कि हमने कोई पॉजिटिव चार्ज लिया तो बाहर की तरफ हमने क्या किया, डायरेक्शन दिखाया, ये क्या हो गई हमारी, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा डेंसर होंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा डेंसर होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा होती है। इसको अभी हम थोड़ी देर बाद समझते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझ लें। जो कि नेगेटिव चार्ज के लिए हमने क्या देखा, नेगेटिव के लिए हमने देखा कि जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं सबका डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ, टुवर्ड्स द चार्ज है, ठीक। अच्छा, सपोज दैट हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, दोनों पास पास है, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी हमने देखा कि पॉजिटिव में क्या होता है, बाहर की तरफ, और नेगेटिव में अंदर की तरफ, टुवर्ड्स द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। इट मीन्स यहाँ से लाइनें ऐसे निकलेंगी और ऐसे आके टर्मिनेट हो जाएंगी नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए यहाँ पे बाहर की तरफ और नेगेटिवली अंदर की तरफ, ऐसे यहाँ पे ड्रा कर लेंगे ऐसे। इट मीन्स यहाँ पे ये डायरेक्शन होगा, यहाँ पे ये डायरेक्शन होगा। इसको हम कैसे जज करेंगे, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रख दीजिए, जब टेस्ट चार्ज रखें तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखिए तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखिए तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ठीक है। ऐसे ही इसको हम ड्रा कर लेते हैं, बस इस तरीके से। ठीक है, सपोज दैट हम दो सेम टाइप के चार्जेस ले लेते हैं, सेम टाइप हम दो लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव ले लीजिए या फिर नेगेटिव नेगेटिव ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन, यहाँ जब आप डायरेक्शन देखेंगे तो देखिए ये रिपेल करेगा बाहर की तरफ, ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ पे आप आएंगे तो ये ऐसे जाएगा, ये फिर ये ऐसे आएगा। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये डायरेक्शन आएगा, सेम चार्ज, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो देख रहे हैं नहीं, दोनों का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, बाहर की तरफ ही जाएगा। यहाँ पे अंदर की तरफ किसी पर भी लाइंस का डायरेक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज हैं, और उनके बीच में ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। यहाँ पे कोई लाइंस ही नहीं है, जब कोई लाइंस ही नहीं है मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो मतलब क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहाँ पे। क्लियर है बात। चलिए अब देखिए, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो हमने फार्मूला लिखा, E इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा, E इज इक्वल टू KQ/R²। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q एंड E इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। इट मीन्स डिस्टेंस जितना ही ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, लेस होती जाएगी।
ठीक है, एक तो फार्मूले से हम जान रहे हैं। दूसरा चीज़ लाइन्स से अगर हम जानने की बात करें तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जहाँ पे डेंसर हैं, जहाँ पे सघन है, ठीक है, डेंसर है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। और सघन कहाँ है, तो चार्ज के पास है। इट मीन्स अगर क्यू नॉट चार्ज को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस बढ़ेगी। और लाइन्स की बात करें तो एक लाइन ये पास होगी और एक लाइन ये पास होगी, ठीक है। तो दोनों के बीच, दोनों जो लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अगर इसी चार्ज क्यू नॉट को मैं यहाँ पे पुट करूँ तो हम देखेंगे कि दोनों लाइनों के बीच की दूरी बहुत कम है, और जो क्यू चार्ज है इससे भी दूरी क्या हो गई, कम हो गई। तो जब दूरी कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और दूरी जब ज़्यादा, सॉरी, ठीक है, देखिए हमने ये देखा कि जब जैसे जैसे आर की वैल्यू को हम इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ई की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और आर की वैल्यू को अगर हम डिक्रीज़ करते हैं, फार्मूला में देखिए ये हमने फार्मूला लिखा है डायरेक्टिव 1/r², ठीक है। तो अगर आर की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ कराते हैं, तो ई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, आर को अगर आप डिक्रीज़ कराएंगे तो ई क्या होगा, हमारा इंक्रीज़ होगा। और यहाँ फिगर में भी देखिए हमने देखा कि जब क्यू नॉट को हम यहाँ पे रख रहे थे तो दूरी ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या है, दूर दूर है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो जाएंगी तो ये क्या करेगा, बहुत ही कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जब कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होगी, वीक होगी। इट मीन्स नियर द चार्ज, नियर द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज हायर एंड अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज लेस। किसी भी केस में पॉजिटिव में लीजिए या फिर नेगेटिव में लीजिए। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी देख के हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होगी और कहाँ पे कम होगी, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे और आगे की जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी, उम्मीद करता हूँ मैं ऐसा। और इसका जो नोट्स है मैं आपको ग्रुप में PDF फाइल के रूप में मैं सेंड कर दूँगा।